स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण की जो अवस्था है वो किस प्रकार से दर्शाई जाती है, वो हमें सीखना है। देखो बच्चों, एक रासायनिक समीकरण है ये जो हमने संतुलन की थी पिछली क्लास के अंदर। तो आप यहाँ देख सकते हो इस समीकरण के अंदर हमें ये पता नहीं चल रहा है कि इनकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं, कौन सा पदार्थ ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है, कौन सा जलीय विलयन है, वो इस रासायनिक समीकरण से पता नहीं चल रहा है। तो अगर हमें किसी भी रासायनिक समीकरण की भौतिक अवस्थाओं को जानना है, पता करना है कि इस कंडीशन के अंदर ये जो यौगिक है, ये तत्व या अणु है, ये कौन सी अवस्था के अंदर है, इसका कौन सा फॉर्म है, वो हमें समझने के लिए यहाँ पर इस क्लास को मैंने आपको बनाया है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मान लो कोई भी अणु या तत्व या फिर यौगिक जिस रूप में होता है, अगर मान लो गैस के रूप में है, गैस के रूप में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जी का यूज करेंगे। किसका? जी का यूज करेंगे। और अगर वो जल के रूप में है, जल के रूप में है, द्रव के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर इसके अंदर हम लिक्विड यानी अल का यूज करेंगे लिक्विड के अंदर। और अगर वो ठोस के रूप में है, कौन से रूप में? ठोस रूप में है, ठोस के रूप में है, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें उसके लिए एक छोटा सा सॉलिड, इस प्रकार से इसको हम यूज में लेंगे। अब लास्ट में हमारा जलीय विलयन, जलीय विलयन, जलीय विलयन क्या होता है? जलीय विलयन के अंदर यानी एक प्रकार हम कह सकते हैं घोल, घोल होता है, धुंधला सा हो या फिर दो या दो से ज़्यादा परमाणु अगर मिलकर एक जलीय विलयन बना लेते हैं तो उसके घोल बोलते हैं। उसको हम लिख सकते हैं एक्वस। क्या लिख सकते हैं? एक्वस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भौतिक अवस्था को हम इन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। तो अब अगर हम देखें तो इस रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर बच्चों, इसके अंदर अगर इस रासायनिक समीकरण को हमें भौतिक अवस्था के साथ में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे 3 सॉलिड। तो ये तो पता होगा, फेरस है तो सॉलिड तो होगा, लेकिन यहाँ पता होना जरूरी है। बहुत सी बार क्या है कि इनको अत्यधिक मात्रा में गर्म किया जाता है तो लिक्विड फॉर्म में भी इसको हम ले सकते हैं। और यहाँ 4H2O, यहाँ भी देखो H2O पता चल नहीं रहा है क्योंकि H2O हमें तीनों फॉर्म में मिल सकता है, ठोस में मिल सकता है, द्रव में मिल सकता है, गैस में मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर इसकी फॉर्म क्या है वो हमें देखना जरूरी है। तो यहाँ पर जो H2 है वो यहाँ पर गैस के रूप में है। अब जी लगाए मैंने इसके अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि ये भाप है। क्या है? भाप है। भाप की बिक्री हम ऑफिस से करवा रहे हैं। फिर यहाँ पर हमने प्रतीक चिन्ह लगाया और हमें क्या प्राप्त हुआ? Fe3O4 सॉलिड के रूप में हमें प्राप्त हुआ। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? 4H2O जो है वो क्या है? गैस है। क्या हो जाएगा? गैस। इस प्रकार से हमने ये प्रदर्शित कर दिया कि किसी भी रासायनिक समीकरण की अगर मैं भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करना है तो यहाँ पर हम प्रतीक चिन्ह का हम यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सी बार क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं की जो परिस्थिति है उसको भी हमें किस प्रकार से दर्शाना होता है वो हम देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं की जो परिस्थिति होती है कि किस प्रकार से अगर हम इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं या किसी और कंपोनेंट का या किसी उत्प्रेरक का अगर हम यूज ले रहे हैं तो उनमें यहाँ पर रासायनिक समीकरण किस प्रकार से हम लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या किया, एक हमने समीकरण ली, जो समीकरण है वो हमारे पास हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश में जो पेड़ पौधे हैं वो भोजन बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं? तो जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और H2O यूज़ करते हैं। उसके बाद में उनके लिए उत्प्रेरक के रूप में ध्यान रखना है कि एक तो प्रकाश होता है, क्या होता है? प्रकाश, और दूसरा होता है क्लोरोफिल। ये इनके लिए क्या है? हमारे पास क्लोरोफिल। तो हमें यहाँ पर उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? भोजन अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12 और 6 बनाते हैं, और फिर ऑक्सीजन बनाते हैं, और यहाँ पर जो H2 है वो बनाते हैं। तो ऑक्सीजन के 6 यहाँ इस प्रकार से तत्व हो जाएंगे, और यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे, और यहाँ पर 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर ये जो आपको दिख रही है ये क्या है? ताप, दाब या उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं?
उत्प्रेरक का काम। मोनोऑक्साइड की बिक्रिया यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बिक्रिया अगर हम हाइड्रोजन से करवाते हैं तो ये नॉर्मल तरीके से बिक्रिया नहीं करती है। हम इसको 340 एटीएम के ऊपर प्रेशर के ऊपर अभिक्रिया करवानी होती है, तब हमें जाकर के क्या प्राप्त होता है, हमें यहाँ पर इसके अंदर CH3OH मतलब आपको मेथेनॉल प्राप्त होता है लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो क्या है एटीएम हमारे लिए एक परिस्थिति है जो एटमॉस्फेयर 340 एटमॉस्फेयर के ऊपर दाब लगा करके यहाँ पर अभिक्रिया करवाई जा रही है। तो इसको भी हमने प्रदर्शित कर दिया। अगर ये ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है। समझ गए बच्चों? तो ये यहाँ पर आपकी पदार्थ की भौतिक अवस्था के संकेत थे जो हमने प्रदर्शित करना इसके अंदर सीख लिया है। समझ गए बच्चों? इस क्लास में इतना ही। आगे हम क्लास के जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है उनको क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे।